और तीसरा, भारत के फॉरेन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर जाएंगे पाकिस्तान टू अटेंड एससीओ, जो एक सिग्निफिकेंट इवेंट है, उसके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन सबसे पहले आज के पहले आर्टिकल के साथ, जो बात करता है एस जयशंकर की पाकिस्तान विजिट के बारे में। तो क्यों विजिट हो रही है? क्योंकि एससीओ की मीटिंग है और उसमें ऑब्वियसली इंडिया के हेड ऑफ द स्टेट को बुलाया गया है, यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी को, तो उनके बदले में ये वहाँ पर जाएंगे। ये टॉपिक पेपर 2 में बायलैटरल रीजनल ग्लोबल ग्रुपिंग्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिया के इंटरेस्ट या इंडिया के जो एग्रीमेंट्स होते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन सबसे पहले इस आर्टिकल के साथ। सबसे पहले एससीओ है क्या? तो देखिए, एससीओ एक सब रीजनल ग्रुप है और ये ग्रुप ऐसा है जो पहले शुरू हुआ था 1996 में एज शंघाई 5, जिनमें 5 देश हुआ करते थे: चाइना, रशिया, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, कजाकिस्तान। फिर 2001 में चीनों में बदलाव हुआ और 2001 में बनता है ये एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि एक्सटेंड हुआ ये शंघाई 5 के बाद इसमें उज्बेकिस्तान जुड़ा। आज तो इसमें इंडिया, पाकिस्तान, ईरान सब जुड़ चुके हैं। बेलारूस भी लाइन में है, तो लगभग 9 कंट्रीज हैं। अगर हम बेलारूस को इंक्लूड ना करें तो ऑलमोस्ट 10 हो चुके हैं इसमें। तो एससीओ बन के खड़ा हुआ। अब एससीओ जब बना तो एससीओ की क्या रेलेवेंस है? एससीओ बना किस लिए था? एससीओ प्राइमरली बना था सिक्योरिटी चैलेंज को काउंटर करने के लिए। सिक्योरिटी चैलेंज किस चीज़ का था? अब याद रखिए, जब भी आप एससीओ को पढ़ रहे हैं तो शंघाई 5 को याद रखना। शंघाई 5, इसमें 3 देश कहाँ के थे? सेंट्रल एशिया के थे। तो हुआ ये था, यूएसएसआर था पहले पूरा का पूरा सेंट्रल एशिया में, यानी पहले ये सेंट्रल एशिया की छोटी छोटी कंट्रीज नहीं हुआ करती थी। पूरा का पूरा रशिया, जो यूएसएसआर की अंपायर थी, वो सेंट्रल एशिया से लेकर यूरोप तक फैला करती थी। जब यूएसएसआर टूटा तो इसमें 5 रिपब्लिक्स बने थे सेंट्रल एशिया में, जो चाइना और रशिया के बीच में है, सैंडविच के बीच में। तो इनके बीच में होने की वजह से वहाँ पर कोई भी अगर सिक्योरिटी चैलेंज होता है, टेररिज्म बढ़ता है, रेडिकलाइजेशन बढ़ता है, तो वो बड़ा चैलेंज होता है दोनों रशिया और चाइना के लिए। इसी सिक्योरिटी चैलेंज को काउंटर करने के लिए, और प्लस अमेरिका कहीं सेंट्रल एशिया के रीजन में ना घुस जाए, नई नई कंट्रीज बनी है, तो अमेरिका अपने आप को, अपनी आइडियोलॉजी को पुश करना चाहेगा वो, और जो यहाँ का सिक्योरिटी चैलेंज है दोनों को काउंटर करने के लिए इंडिया और चाइना और रशिया ने साथ आकर शंघाई 5 की शुरुआत की थी। बाद में इसे बढ़ा करते करते एससीओ बना दिया उन लोगों ने, और इस तरह एससीओ फॉर्म हुआ। अब एससीओ में क्या है? एससीओ का जो पुश है वो इस वजह से है कि यहाँ पर एससीओ पे हर कंट्री का अपना एक अलग इंटरेस्ट है। देखिए, एससीओ में प्राइमरली जो बड़े प्लेयर थे इंडिया से पहले, वो है रशिया, चाइना और आपके सेंट्रल एशियन कंट्रीज। ठीक है, सेंट्रल एशियन रीजन लिखता हूँ। देखो, रशिया का क्या इसमें फ़ायदा है एससीओ में? रशिया एससीओ के थ्रू अपनी खोई इमेज उसको पूरा करना चाहता था, अपना रीजन जो है उसको सिक्योर करना चाहता था। याद रखिए, जो पूरा सेंट्रल एशियन रीजन है उसमें अभी भी मेजरली जो रशियन कल्चर है उसका बहुत बड़ा प्रभाव है। कई लोग रशियन ही बोलते हैं, सालों तक वो रशिया का पार्ट रहे हैं। तो इस रीजन को सिक्योर करना चाहता था कि कोई अमेरिका यहाँ ना घुस जाए या वेस्टर्न कंट्री यहाँ पर अपना कोई सिस्टम ना सेटअप कर ले। उसका सिक्योरिटी ऑफ द बॉर्डर्स, कहीं एक और फ्रंट उसके खिलाफ ना खुल जाए, इसको सिक्योर करना, प्लस एज अ इम्पॉर्टेंट रीजनल ग्रुप, ये उद्देश्य था रशिया का। चाइना की बात करें तो चाइना को एससीओ से क्या मिलने वाला था? चाइना एससीओ के थ्रू अपना वर्ल्ड व्यू पुश करना चाहता था। वर्ल्ड व्यू मतलब चाइना दुनिया को देखता है कि वहाँ अगली कंट्री जो इसको लीड करेगी वो चाइना ही होगी। इसको यहाँ समझते हैं कि चाइना के लिए क्या रेलेवेंस है इसके लिए। चाइना क्या देखता है कि एससीओ के थ्रू चाइना अपना वर्ल्ड व्यू पुश कर सकता है। ठीक है, वर्ल्ड व्यू कैसा? तो आप कह सकते हैं चाइनीज सेंट्रलिटी। हालांकि उस समय में तो चाइना ने इतना कुछ शुरू नहीं किया था, लेकिन आज चाइना के लिए चाहे बीआरआई को एक्सटेंड करना हो, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, या फिर चाइना का जो वर्ल्ड व्यू है उसको पुश करना हो, चाइनीज इंफ्रा या फिर चाइनीज फिलॉसफी या चाइनीज डोमिनेंस, इन सब को पुश करने के लिए चाइना लगातार ऐसे रीजनल ग्रुप्स में अपनी डोमिनेंस बढ़ाता है, जिसके लिए एससीओ बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा एससीओ के अलावा खास बात यह है कि एससीओ चाइना के बॉर्डर्स को सिक्योर कर सकता है। उसके बॉर्डर्स पे जो सिक्योरिटी थ्रेट है वो मिनिमाइज करने के लिए भी एससीओ इंपॉर्टेंट था, और प्लस अपनी पावर को दुनिया में एसर्ट करने के लिए भी एससीओ उसका एक इंपॉर्टेंट टूल था। लेकिन रशिया और चाइना के बीच में हमेशा से थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रहा है कि कौन ज़्यादा पावरफुल होगा, कौन ज़्यादा
डोमिनेट करेगा। उस टाइम में तो रशिया ज़रा पावरफुल हुआ करता था एटलीस्ट मिलिटरीली, आज चाइना बहुत आगे निकल चुका है। और ये जो पावर स्ट्रगल दोनों के बीच में है, इसका एग्जाम्पल है 2017 में इंडिया और पाकिस्तान की एंट्री। रशिया ने इंडिया को पुश किया एज ए मेंबर, तो पाकिस्तान को चाइना ने पुश किया ताकि वो रशिया को बैलेंस कर सके। तो इस ग्रुप में भी पावर कॉम्पिटिशन चलता रहता है रशिया और चाइना के बीच में, क्योंकि दोनों का जो इंटरेस्ट है वो अलग अलग इंटरेस्ट होने की वजह से एससीओ एज अ प्लेटफॉर्म कुछ बड़ा नहीं कर पा रहा। जबकि अगर आप देखो सेंट्रल एशियन रीजन की बात हम करें, उन बेचारों का क्या इंटरेस्ट है, तो CAR का रीजन जो है वो कंट्रीज ये चाहती है, सेंट्रल एशियन रीजन की कंट्रीज की उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, एक फोरम मिले जहां वो अपनी ग्लोबल कम्युनिकेशन बढ़ा पाएं, जहां वो कोलैबोरेशन कर पाएं। उनको बेचारों को अपना ऑयल बेचना है, अपना यूरेनियम बेचना है, अपनी जो मिनरल्स है उनको बेचना है। उनकी अपनी डिपेंडेंस कम करती है चाइना के ऊपर, वो चाइनीज डिपेंडेंस उनकी बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो उन्हें चाइना को बैलेंस करना है। उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी जो है वो है इंडिया, जो इसको बैलेंस करने में मदद कर सकता है। तो CAR के लिए इंडिया के साथ रिलेशनशिप ग्रो करना भी इंपॉर्टेंट है। और जब ये SCO बना था तब उनका रोल था इस रीजन को सिक्योर करना, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां वो कम्युनिकेट कर पाएंगे अपने वर्ल्ड व्यू को, रीजन में एक्सट्रीमिज्म रेडिकलाइजेशन को चेक में रखना और रशिया और चाइना के साथ कोलैबोरेट करना। हालांकि इंडिया के लिए SCO का मेन उद्देश्य है ग्लोबल साउथ में अपनी डोमिनेंस को बढ़ाना, इसके अलावा सेंट्रल एशियन रीजन के साथ कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन को बढ़ाना। भारत को सेंट्रल एशियन रीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम सेंट्रल एशियन रीजन फोरम बना के बैठे हैं, हम वहाँ पर सॉफ्ट लोन प्रोवाइड कर चुके हैं, हम सेंट्रल एशिया के साथ बिजनेस काउंसिल की मीटिंग करते हैं, क्योंकि वहाँ यूरेनियम है, मिनरल्स हैं, ऑयल है, गैस है और हमें उसकी रिक्वायरमेंट है। और ये बेचारे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो हैं, ये या तो वो चाइना को भेज सकते हैं या किसी और को नहीं भेज सकते, क्योंकि सेंट्रल एशियन रीजन असल में लैंड लॉक्ड है और इनकी स्थिति कुछ ऐसी है कि इनके एक तरफ ईरान है, एक तरफ रशिया, एक तरफ चाइना। रशिया और ईरान खुद में ही बहुत सारे रिसोर्स रिच कंट्रीज हैं, तो इनके पास एक ही खरीदार बचता है, चाइना। चाइना को बैलेंस कोई दुनिया में कर सकता है तो बस इंडिया कर सकता है, उस डिमांड के मुकाबले जितनी डिमांड चाइना की है उसी हिसाब से, पर इंडिया तक ये पहुंच नहीं पाते। तो वो भी इनके लिए इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए तो खासतौर पर कि भाई हमें वहाँ का एक्सेस मिल जाए, हम अपनी रीच को एक्सपेंड कर पाएंगे। तो इसलिए आपको दिख रहा है कि SCO में अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग वर्ल्ड व्यू है, अलग अलग उनके उद्देश्य हैं, और इस वजह से SCO ने अभी तक कुछ सिग्निफिकेंट अचीव नहीं किया है। जो स्टिम्सन सेंटर के चाइना प्रोग्राम के हेड है वो ये कहते हैं कि बहुत वेग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल चाइना करता है अपने वर्ल्ड व्यू को पुश करने के लिए। भाई हम जो कहेंगे वही सब एग्री करेंगे, लेकिन बाकी कंट्रीज भी एक लिमिट तक इसको ही यूज़ करेगी, उसके आगे इसको यूज़ नहीं करेगी। इंडिया के लिए जैसे हम देख रहे हैं कि भाई ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे इंडिया वेस्ट लेड वर्ल्ड ऑर्डर के अलावा एक जो अल्टरनेट वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं कि भाई जहां वेस्ट का डोमिनेशन ना हो, जिसका जितना हक होना चाहिए वैसा हो, उसके लिए भी इसको पुश करने के लिए इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए SCO। पर SCO याद रखो प्रोमिनेंटली खड़ा किसलिए किया गया था, एटलीस्ट जो पेपर में था कि भाई एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी अप्रेटिस बनाने के लिए। तो इसके लिए उन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, रैट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ताकि टेररिज्म पे कंट्रोल किया जाएगा, यहाँ पर इस रीजन में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, म्यूचुअल एक्सरसाइजेज होंगी। लेकिन वो भी एक लेवल के बाद हो नहीं पाया और यहाँ की पावर स्ट्रगल के बीच में ये एरिया फंस के रह चुका है। और अभी वर्तमान स्थिति अगर हम देखें तो रशिया और यूक्रेन वॉर के बाद रशिया काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुका है और सेंट्रल एशिया में भी लगातार, चाहे उज़्बेकिस्तान में करपकलस्तान है या फिर कजाकिस्तान की बात कर लूँ या तजिकिस्तान की बात कर लूँ, यहाँ पर मिलिटेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, सिविल स्ट्राइफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। इसी की वजह से इन कंट्रीज़ की स्थिति बड़ी कमज़ोर हो चुकी है। तो यहाँ पर खुद ही एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। दूसरी तरफ ईरान इजराइल के साथ युद्ध में पड़ा हुआ है। ईरान के अलावा रशिया के ऊपर भी अमेरिका के सैंक्शन लगे हुए हैं, वेस्ट के साथ ज़्यादा कोलैबोरेट नहीं कर पा रहे। तो ये सारी कंट्रीज़ जो बेचारी ऐसे कमज़ोर हुई पड़ी हैं, वो यूज़ करना चाहती हैं SCO का एज अ प्लेटफॉर्म की दुनिया को दिखा सके, देखो हमारी भी पूछ है, वी हैव इन्फ्लुएंस एंड दे कैन यूज़ दिस SCO एज अ टूल टू शोकेस देयर इन्फ्लुएंस टू द वर्ल्ड। दुनिया को अपना दिखाना कि भाई हमारा भी इन्फ्लुएंस है, हमारी बात भी सुनी जाए, वरना तो वेस्ट इंड को एक तरह से साइड लाइन कर रखा है। लेकिन जो आउटकम ये चाहते थे वैसा हो नहीं पा रहा। इवन इंडिया का भी SCO में अलग अलग ग्रुप्स का अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट है। अब देखो इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, इंडिया चाइना का कॉन्फ्लिक्ट है, चाइना रशिया का पावर स्ट्रगल है, फिर ईरान पाकिस्तान के बीच में विवाद होते ही रहते हैं। तो कई सारे कंट्रीज हैं जिनके बीच में आपसी विवादों की वजह से SCO काफ़ी ज़्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाया। लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे स्कोप बढ़ता है कोलैबोरेशन का, कोऑपरेशन का, कम्युनिकेशन का। एटलीस्ट एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन के लिए की तरह ही ज़रूरी है
जिससे कि इस रीजन के सभी कंट्रीज के साथ आपकी बातचीत होती रहेगी, डायलॉग होता रहेगा, जिससे आप आगे जाकर और कोलैबोरेशन बढ़ा सकते हो। और यही कोशिश है भारत की भी कि जो इनकी अप्रोच है कि हर रीजन के साथ भारत के स्ट्रांग रिलेशंस हो, कनेक्टिविटी बढ़े, उसके लिए एससीओ एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बन सकता है ताकि वो और कोलैबोरेट कर सके। नॉर्मली जैसे पहले बताया मैंने आपको, रैट्स एक इनिशिएटिव है। इसका रैट्स के अंतर्गत क्या करते हैं, ये एक्सरसाइज होल्ड करते हैं फॉर काउंटर टेररिज्म। तो वो एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि कैसे रीजनल ग्रुपिंग के हिसाब से आप एक प्लेटफॉर्म बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन हालांकि इसके अलावा अभी तक कुछ बड़ा हो नहीं पाया, और जो इस रीजन में आपसी कंपटीशन है उसकी वजह से एससीओ उस हद तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया जितना हो सकता था। ठीक है, ये कहानी है एससीओ की। और अभी प्राइम मिनिस्टर वहाँ क्यों नहीं जा रहे? ऑब्वियसली पाकिस्तान एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर नहीं जाएंगे। उम्मीद तो ये थी कि भारत के शायद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी नहीं ही जाएंगे, लेकिन अगर वो जा रहे हैं तो बहुत बड़ी खबर है ये, क्योंकि इससे होगा ये कि एक बार इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आइस ब्रेक होगी। यानी भारत और पाकिस्तान जिनके बीच में बिल्कुल भी बात नहीं हो पा रही थी पिछले कई सालों से, क्योंकि पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला किया था, उसके बाद हमने कहा था कि ब्लड, रिवर्स एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, तीनों एक साथ नहीं होंगी, खून और पानी तो बहेगा नहीं। प्लस डायलॉग भी हम तभी करेंगे जब आप टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में संलिप्त होना बंद कर पाओगे। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम लगातार थी, और कम्युनिकेशन जब तक डायलॉग नहीं होगा तब तक हम किसी चीज़ को रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अब देखते हैं कि शायद यहाँ पर कुछ आइस ब्रेक हो और मे बी हम आगे और डायलॉग देखें इन कंट्रीज़ के बीच में। और बड़े सालों बाद इंडिया के एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर की पाकिस्तान विजिट है। याद रखिए, इसी बार पिछले साल प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमने G20 के दौरान भी बोला कि हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं, तो मे भी इसमें और अब पुश देखने को मिलेगा। तो ये थी